प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति के बारे में चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि भारत का राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च कार्यपालिका अध्यक्ष होता है। वह देश का प्रथम नागरिक होने के साथ साथ तीनों सेनाओं का प्रमुख भी होता है। भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जितने भी समझौते संधियां की जाती हैं वो सारे के सारे राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। प्रशासन का संपूर्ण संचालन राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 58 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति होता है उस राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया क्या है, किस तरह से चुना जाता है, उसके निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं, निर्वाचन की पद्धति क्या है, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जैसे पहले बताया जा चुका है कि भारतीय संघ की जो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति कहा जाता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है जिसमें राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका होता है और मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका होता है। जहाँ तक राष्ट्रपति पद की योग्यताएं हैं वो संविधान के द्वारा निश्चित की गई हैं। पहली योग्यता वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, वह भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन या किसी भी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन किसी भी प्रकार के नियंत्रणाधीन किसी भी लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए, यानी उस समय उसके पास कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसके नामांकन के लिए कम से कम 50 लोगों के उसके नाम का प्रस्ताव और इतने ही लोगों का अनुमोदन जो निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं उनके द्वारा किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति के जो पद की अवधि है वो 5 साल की होती है। हालांकि इससे पहले भी वह कभी भी उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। अब हम राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति पर चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया है। अनुच्छेद 55 में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होगा और इस एकल संक्रमणीय मत पद्धति में मत पद्धति के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा और इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संघीय क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होंगे। अर्थात राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, राष्ट्रपति के जो मतदाता हैं वो 3 भागों में या 3 कैटेगरी में विभाजित किए गए हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ही इसमें भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि राज्यसभा के 12 और लोकसभा के 2 सदस्य जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। इसी तरह से राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें सम्मिलित होते हैं। तो इस तरह से इन 3 प्रकार के मतदाताओं के द्वारा मिलकर निर्वाचक मंडल का गठन किया जाता है। संविधान सभा में पंडित नेहरू ने कहा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संघीय संसद के साथ साथ राज्यों के विधानमंडल के सदस्यों को सम्मिलित कर इस बात का प्रयत्न किया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन दलीय आधार पर न हो और संघ के इस सर्वोच्च पद को वास्तविक रूप से राष्ट्रीय पद का रूप प्राप्त हो। तो पंडित नेहरू ने स्पष्ट ये कहा था कि जो भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए वो पूरे भारत का होना चाहिए जिसमें राज्यों को सम्मिलित, क्योंकि संघीय भावना तो उसमें साफ झलकती है। उसका निर्वाचन दलीय आधार पर नहीं हो, पूरे भारत का वो प्रतिनिधित्व करे, इसलिए राज्यों को भी राज्यों के जो विधानमंडल हैं उनको भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में स्थान दिया गया है। राष्ट्रपति की जो चुनाव की पद्धति है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति है। राष्ट्रपति का
चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। चुनाव में मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होता है। चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होगा। यानी जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो निर्वाचक मंडल से होता है, और हम पढ़ चुके हैं कि उसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। ये निर्वाचक मंडल के सदस्य गुप्त मत पत्र द्वारा अपने मत का मतदान करते हैं, और इसमें ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को एक न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होगा, और न्यूनतम कोटा प्राप्त करने का सूत्र दिया गया है दिए गए मतों की संख्या भाग निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या प्लस 1 है। अगर हम इसको उदाहरण के रूप में समझें तो इस तरह से कह सकते हैं कि मान लीजिए दी गई मतों की संख्या 100 है और निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या 5 है, तो 100/5 बराबर 20 आ गए, और 20 में 1 जोड़ देंगे 21 हो जाएंगे। तो इस तरह का अगर मत संख्या है तो उसमें जो न्यूनतम कोटा होगा वो 21 होगा। तो इस तरह से जितने भी मत होते हैं उस मतों को इस सूत्र के माध्यम से ये जान लिया जाता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रपति का जो उम्मीदवार है उसे निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम कोटा कितना प्राप्त करना आवश्यक है। इस न्यूनतम कोटे को अपन ऐसे समझ सकते हैं कि उदाहरण के रूप में हम माने कि निर्वाचक मंडल में कुल मतों का योग 1000 है और निर्वाचित होने वाले जो सदस्य हैं उनकी संख्या मान लीजिए 5 है। तो 1000 में 5 का भाग देने पर यह संख्या 200 आती है। इस 200 संख्या में 1 जोड़ने पर यह संख्या 201 हो जाती है। तो इस तरह से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को 1000 संख्या में अगर मतदाताओं का मूल्य है तो उसे 201 मत प्राप्त होने पर निर्वाचित घोषित किया जाता है। एक उदाहरण है जिसके द्वारा हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब इस निर्वाचन पद्धति के मुख्य बिंदुओं पर अपन चर्चा करते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदाता को अपने मत पत्र में उतनी ही पसंद व्यक्त करनी होती है जितनी संख्या में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होते हैं। जैसे पिछले उदाहरण में हमने देखा कि राष्ट्रपति पद के लिए 5 उम्मीदवार थे, तो प्रत्येक जो मतदाता है वो अपने निर्वाचन जो मतपत्र है उसमें 5 वरीयताएं व्यक्त करेगा कि पहली वरीयता X को देता हूँ, दूसरी वरीयता Y को देता हूँ। इस तरह से वो अपनी पसंद उन 5 व्यक्तियों में व्यक्त करेगा कि उनकी पहली पसंद कौन सी है, दूसरी पसंद कौन सी है, तीसरी कौन सी है। पहली पसंद या वरीयता के आधार पर मतों की पहले गणना की जाती है। यदि प्रथम वरीयता में किसी उम्मीदवार को चुनाव कोटा प्राप्त नहीं होता है तो दूसरी पसंद के मतों की गणना की जाती है, और ये क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि राष्ट्रपति को स्पष्ट चुनाव कोटा प्राप्त नहीं हो जाता है। जनप्रतिनिधित्व के आधार पर मतदाता के मत का मूल्य निर्धारित किया जाता है। तो स्पष्ट है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो मतदाता होते हैं, निर्वाचक मंडल के जो सदस्य होते हैं, वो अपने मतपत्र पर वरीयताएं व्यक्त करते हैं, और वरीयताएं उतनी ही व्यक्त करनी होती हैं जितनी संख्या में उम्मीदवार होते हैं। उन्हें बताना होता है कि मेरी पहली पसंद ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, और इस तरह की पसंदें व्यक्त करते हैं। जब मतों की गणना की जाती है तो सबसे पहले प्रथम वरीयता के मतों की गणना की जाती है, और इसमें अगर चुनाव कोटा प्राप्त हो जाता है तो उसको विजयी घोषित कर दिया जाता है। यदि चुनाव कोटा प्राप्त नहीं होता है तो फिर दूसरी पसंद को देखा जाता है ना। जिसको सबसे कम मत मिले हैं उसको बाहर कर दिया जाता है, और उसके मतपत्र पर दूसरी जो पसंद है वो गिनी जाती है। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि चुनाव कोटा प्राप्त नहीं हो जाता है। अब निर्वाचक मंडल में चूंकि मतदाता के मत का मूल्य होता है, संख्या नहीं होती, इसमें मत का मूल्य होता है कि एक मतदाता के मत का कितना मूल्य है, और उस मत के मूल्य के निर्धारण का एक सूत्र दिया गया है
किसी राज्य या संघीय क्षेत्र की विधानसभा के मतों की संख्या, यानी कोई भी राज्य है या विधानसभा है उसमें एक मत का क्या मूल्य होगा, वो उसका सूत्र क्या है? राज्य या संघीय क्षेत्र की जनसंख्या भाग राज्य विधानसभा के संघीय क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों संख्या। जो भागफल आएगा उसमें 1000 का भाग दे देंगे, तो वो उस राज्य या संघीय क्षेत्र की जनसंख्या को आधार मानते हुए इस तरह से मत का मूल्य निकाला जाता है। इसी तरह से संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य निकाला जाता है। उसका सूत्र है समस्त राज्यों और संघीय क्षेत्र की विधानसभा के समस्त सदस्यों को प्राप्त मतों की संख्या का कुल योग भाग संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। तो जो भागफल लाता है वो संसद के प्रत्येक सदन के सदस्य के मत का मूल्य हो जाता है। और ये मत का मूल्य निर्धारित करने का आधार ये है कि भारत का जो राष्ट्रपति है उसमें जनसंख्या को महत्व दिया गया है और जनसंख्या के अनुपात में जो राज्य के जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनके मत का मूल्य निर्धारित होता है। तो ये हमने राष्ट्रपति के चुनाव की पूरी प्रक्रिया का अध्ययन किया है।